आज हम पढ़ेंगे भौतिकी में प्रयुक्त अवकलन एवं समाकलन। पहले हम देखने वाले अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे समाकलन क्या होता है। ठीक है, वैसे भी मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए टूल की तरह से काम करता है, चाबी की तरह से काम करता है। बिना मैथमेटिक्स सीखे हुए हम लोग भौतिकी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अवकलन समाकलन का थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए, थोड़ा हमें अवकलन समाकलन आना चाहिए। ओके, इसके बिना हम गणित फिजिक्स में और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अवकलन। पिछली क्लासेस में हमने सदिश को डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपको सदिश को जानना है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। ओके, अवकलन पर आते हैं। अवकलन क्या होता है उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैंने एक समीकरण लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, यदि मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। यदि मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं तो y का वैल्यू आप देखें 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 2। ओके, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू व्हाट 3। x के वैल्यू 1 पर y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक और ले लेता हूं, x मान लो मैंने 2 लिया तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर 2 पर कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 4 8 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि क्या आप देख रहे हैं कि y x पर निर्भर करता है, y x पर निर्भर करता है। ठीक है, तो y क्या हुआ, आश्रित चर हुआ। y कैसा चर हुआ, आश्रित चर हुआ। बदल तो दोनों ही रहे हैं x और y। y x पर डिपेंड करता है इसलिए y आश्रित चर हुआ, और x कैसा चर है, x स्वतंत्र चर है। x कैसा चर है, स्वतंत्र चर है। डिपेंडेंट y तो डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि y x पर डिपेंड करता है इसलिए इसको लिखा जा सकता है y x का फलन है, y x का फलन है। ओके, और इसको यूं लिखा जाता है मैथमेटिक्स में y इक्वल्स टू fx या y इक्वल्स टू f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। अंग्रेजी में फलन को f से दर्शाया जाता है, फंक्शन कहा जाता है। ओके, तो यदि y x पर डिपेंड करता है तो y x का फंक्शन होगा। ओके, अब देखो हमें पता है यदि x में परिवर्तन हो, यदि x में परिवर्तन होगा तो y भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। y भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, मान लो x में परिवर्तन हुआ डेल्टा x में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा x, तो y में भी परिवर्तन कितना होगा, उसी के हिसाब से डेल्टा y। x में परिवर्तन डेल्टा x है तो y में भी परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा x होगा। ठीक है, तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर क्या होगी, y में परिवर्तन की दर लिखी जाएगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ओके, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर लिखी जाएगी डेल्टा y बटा डेल्टा x। क्लियर है, ये क्या है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है। ओके, अब मैं एक कंडीशन लगाऊं, एक शर्त लगाऊं। शर्त यहां ये है कि डेल्टा x बहुत छोटा कर दूं मैं। ओके, डेल्टा x बहुत छोटा है मतलब डेल्टा x अत्यल्प है। डेल्टा x क्या है, अत्यल्प है। अत्यल्प है तो डेल्टा x को लिखने का एक ढंग होता है, डेल्टा x ऐसा तीर का चिन्ह बनाकर 0 लगाते हैं, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, मतलब डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है, डेल्टा x बहुत छोटा है। देखो, बहुत बड़े भाग के छोटे से भाग की बात करेंगे तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, चिन्ह डेल्टा। उससे छोटे से भाग की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, डेल, और उससे भी छोटे से भाग की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, डी। ओके, डी, इस प्रकार से। तो यदि डेल्टा x बहुत छोटा हो, तो उस स्थिति में डेल्टा x को क्या लिखा जाएगा, dx लिखा जाएगा। डेल्टा x को क्या लिखा जाएगा, dx लिखा जाएगा। ओके, चूंकि y x पर डिपेंड करता है, डेल्टा x बहुत छोटा होगा तो डेल्टा y भी बहुत छोटा हो जाएगा। डेल्टा y को भी क्या लिखा जाएगा, फिर dy लिखा जाएगा। ओके, तो यदि मैं ये वाली शर्त डेल्टा x अत्यल्प है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये वाली शर्त डेल्टा y बटे डेल्टा x पर लगा देता हूं तो क्या मिलेगा। ओके, तो यदि मैं ये शर्त लगा देता हूं
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको लिखने का एक ढंग होता है लिमिट, ये लिमिट LIM, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये शर्त किसके साथ लगा दूं? यदि मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के साथ में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा dy बाय dx में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dy बाय dx में। तो इसको बोलेंगे क्या? dy बाय dx को क्या कहेंगे? y का x के सापेक्ष अवकलज, y का x के सापेक्ष अवकलज। सही है, dy बाय dx। ओके, तो यहां पर d बाय dx जो है ना, d बाय dx बेसिकली एक संकारक हो गया। मैं प्लस का चिन्ह लगाता हूं तो 5 बनता है, और 2 और 3 के बीच में मैं गुणा का चिन्ह लगाता हूं तो 6 बनता है। तो गुणा का चिन्ह या प्लस का चिन्ह जो है ये क्या है? बेसिकली एक संकारक है, ऑपरेटर है। अंग्रेजी में ऑपरेटर कहते हैं, हिंदी में संकारक कहते हैं। तो 2 और 3 के बीच प्लस यूज करा तो 5 मिला, गुणा यूज करा तो 6 मिला। तो जैसे प्लस माइनस संकारक है, उसी तरह d बाई डी एक्स भी क्या काम करेगा? संकारक का काम करेगा। यदि मैं y पर d बाई डी एक्स संकारक लगा दूंगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। यदि मैं d बाई डी एक्स किसके साथ लगा देता हूं? ये संकारक y के साथ लगा देता हूं तो मुझे कुछ परिणाम मिलेगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा। सही है, और वो रिजल्ट हमारा फॉर्मूला होगा, वो रिजल्ट हमारा क्या होगा? फॉर्मूला होगा, और वही सब अपने को याद रखना होगा, वही सब अपने को याद रखना होगा। आई थिंक आपको यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। अब मैं फॉर्मूलाज पे आने वाला हूं, एक बार मैं इसको पूरा रिवाइज कर देता हूं। देखो, मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए टूल की तरह से है। ओके, मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए टूल की तरह से है। बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स तो ताले की चाबी की तरह से है, फिजिक्स की चाबी की तरह से है। ओके, तो मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे अवकलन और समाकलन। मैं अवकलन समाकलन ही क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये हमारे लिए अब यूज आने वाले हैं। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे तो अवकलन समाकलन पढ़ना ही पड़ेगा अपने को। अवकलन पर बात करते हैं। देखो, यदि मान लो कोई समीकरण मैंने लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्लियर? तो यदि x का वैल्यू 0 है, 1 है या 2 है, तो y का वैल्यू भी 0, 3, 8 कुछ मिलेगा। यानी कि x पर डिपेंड कर रहा है y x पर डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यूज के साथ साथ y का वैल्यू भी बदल रहा है। तो y होगा आश्रित चर और x होगा स्वतंत्र चर। इसको लिखते कैसे हैं? y x पर डिपेंड करता है, इसको लिखते हैं y x का फलन है। इसको किस प्रकार से लिखा जाता है मैथमेटिक्स में? y इक्वल्स टू एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, x का फंक्शन है y। ओके, अब आपको पता है यदि y x का फंक्शन है तो x में परिवर्तन होगा तो y में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। x में मान लो डेल्टा x परिवर्तन हुआ, x में परिवर्तन हुआ, जिसको x में परिवर्तन हुआ डेल्टा x, तो y में भी परिवर्तन होगा डेल्टा y। आप ये मत सोचे कि डेल्टा और x गुणा है, नहीं, ये बस डेल्टा x के परिवर्तन को शो कर रहा है इधर। ओके, डेल्टा और x अलग अलग नहीं है, डेल्टा x है जो x के चेंज को बता रहा है, इसी तरह डेल्टा y के चेंज को बता रहा है। मान लो x का परिवर्तन डेल्टा x है तो y का परिवर्तन डेल्टा y होगा। ओके, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या होगी? डेल्टा y बटा डेल्टा x। ठीक है, यदि मैं शर्त लगा दूं कि डेल्टा x बहुत छोटा है तो उसको लिखा गया कैसे जाएगा? डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0। हमें पता है कि डेल्टा बड़ी राशि के छोटे परिवर्तन को शो करता है, उससे भी छोटे परिवर्तन को डेल से, उससे भी छोटे परिवर्तन को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि डेल्टा x बहुत छोटा है तो डेल्टा x को d से दर्शाया जाएगा, dx से लिखा जाएगा। तो डेल्टा y भी छोटा हो जाएगा, dy से लिखेंगे। ओके, मतलब शर्त ये लगा दे डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट। अच्छा, लिखने का एक ढंग होता है, ये शर्त लगाई ना, इसको लिखने का ढंग है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये शर्त मैं किस पर लगा दूं? ये शर्त मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x पर लगा दूंगा, तो किस में बदल जाएगा? dy बाई dx में। ओके, और dy बाई dx को ही क्या कहते हैं हम लोग? y का x के सापेक्ष अवकलज। dy बाई dx बेसिकली एक संकारक की भांति है। dy बाई dx बेसिकली किसकी भांति है? एक संकारक की भांति, जिस तरह से प्लस या गुणा भाग है। सही है, तो d बाई dx यदि मैं कोई ये वाला संकारक किसी पर भी लगाऊंगा, किसी भी फलन पर लगाऊंगा, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और वही अपने को याद रखना होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ फॉर्मूलाज हैं अवकलन के,
यदि मैं ये वाला डी बाई डी एक्स संकारक कहीं पर लगाऊं तो मुझे क्या क्या मिलेगा वो देखने का है। ओके, सबसे पहले मैं यही देख लेता हूं, डी बाई डी एक्स, ये मैंने संकारक लगाया किस पर, मैंने संकारक लगाया साइन एक्स पर, मैंने ये वाला संकारक किस पर लगाया, यदि साइन एक्स पर, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, साइन एक्स पर डी बाई डी एक्स संकारक लगाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा कॉस एक्स। क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, कॉस एक्स मिलेगा। आप ये कहेंगे सर कैसे आया, बिल्कुल इतना डीप में नहीं जाएंगे, मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे ये सब चीजें। आपको ये याद रखना है कि साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, कॉस एक्स। अब इसको मैं ऐसे ही बोलूंगा, एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स, फॉर्मूला बन गया है। ओके, इसी तरह यदि मैं कॉस एक्स का अवकलन करूंगा एक्स के सापेक्ष तो क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा। ओके, तो डी बाई डी एक्स तो एक संकारक हुआ। अब जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स ही रहे यहां पर, जैसे मान लो अब मैं ये बोलूं कि डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी है, तो अब की बार अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, यहां पर एक्स के सापेक्ष, यहां पर टी के सापेक्ष हो रहा है, और तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, साइन टी, तो साइन टी का अवकलन वही कॉस टी हो जाएगा। ओके, यदि टी यहां पर नीचे टी ले रहे हैं तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स है तो एक्स के सापेक्ष करेंगे, ऊपर भी ऐसा ही होना चाहिए, टी का ही फलन होना चाहिए, फिर नीचे टी है तो ऊपर भी टी का ही फलन होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं टी ही होना चाहिए, टी का फलन होना चाहिए। ओके, वो बातें और भी आगे करेंगे। देखो एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो एक्स के पावर एन है। ओके, डी बाई डी एक्स संकारक मैं लगाता हूं एक्स के पावर एन पर, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा, फॉर्मूला बनेगा यहां पर एन एक्स के पावर एन माइनस वन, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, मतलब जो घात है वो आगे आ जाएगी और एक्स पर जो घात है उसमें से एक घट जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूं, x3 पर यदि मैं ये वाला संकारक लगाता हूं, x3 का x के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो क्या आएगा, घात आगे, और x पर 3 में से 2 गए तो 3 में से 3 माइनस 1 यानी कि 3x2, मतलब घात में से 1 कम हो गया, घात आगे लिख दी। ऐसे ही x के पावर 4, जल्दी बोलेंगे हम लोग 4x3, यदि मैं x के पावर 5 करता हूं तो इसका अवकलन क्या होगा, 5x4, 5x4। यदि मैं एक्स स्क्वायर का अवकलन करता हूं, यदि मैं एक्स स्क्वायर का अवकलन करता हूं तो क्या आएगा, 2x1 या 2x लिख सकता हूं। ठीक है, और यदि मैं केवल x का अवकलन करता हूं, केवल x का अवकलन करता हूं तो यू नो वेरी वेल कि dx से dx कट जाएगा वैसे तो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहां पर कितनी घात है, 1। ओके, तो 1 आगे और x पर 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 इंटू एक्स पर पावर 0, और ये कितना बन जाएगा, 1। तो x का x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, 1 आएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हो गया। आई थिंक आपको समझ में आई होगी बात, सही है। इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लो ऐसा हो, अचर चर के साथ गुणा में हो, फलन के साथ गुणा में हो, लाइक ऐसा हो आपके पास a x के पावर n। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखना अचर यदि गुणा में है चर के साथ में तो अचर राशि बाहर आ जाएगी, तो इसको लिखा जाएगा a d बाई डी एक्स, ओके, और x के पावर n, तो ये हो जाएगा a n x के पावर n माइनस 1, a n x के पावर n माइनस 1। मतलब जो अचर है वो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अवकलन का, यदि गुणा में है तो, चर के साथ गुणा में है तो। अकेला यदि अचर है, अकेला यदि अचर है, जैसे a कोई अचर है और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो अकेले अचर का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अकेले अचर का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ओके, और ये है मान लो 5x के पावर 3 है, 5x के पावर 3 है। अब इसका अवकलन हमें करना है, तो इसका अवकलन क्या होगा, देखो इसका अवकलन हो जाएगा 5 एज इट इज, और x क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 15x स्क्वायर, बोलो सही। और यदि ऐसा होता d बाई डी एक्स 5 होता तो ये अवकलन कितना हो जाता, 0 हो जाता।
सही है। आई थिंक आपको ये वाले फॉर्मूले भी समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अवकलन में और आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स ये हमारा संकारक है, ओके, अवकलज है। और इसके अब की बार अवकलन किसका करते हैं? ई के पावर एक्स का। किसका करते हैं? ई के पावर एक्स का अवकलन करते हैं। और याद रखना ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होगा? स्वयं ई के पावर एक्स ही आएगा। ई के पावर एक्स का अवकलन क्या रहेगा? ई के पावर एक्स ही रहेगा, एक्स के सापेक्ष। इसी तरह यदि मैं डी बाई डी एक्स करता हूँ, डी बाई डी एक्स करता हूँ, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स का अवकलन करूँ, 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? सॉरी, लॉग एक्स का अवकलन, लॉग बेस ई एक्स का अवकलन यदि मुझे करना है तो कितना आएगा? इसका अवकलन आ जाएगा 1/x। क्या आ जाएगा? 1/x। अब आप सोचोगे सर ये ई एक्स और लॉग एक्स क्या है? बिल्कुल, हम लोग अवकलन समाकलन के बाद ई एक्स और लॉग एक्स पर ही बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो आप लोग वेट एंड वॉच। ठीक, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मान लो ऐसा करना होता हमें, 1 अपॉन एक्स का अवकलन करना होता तो क्या करते हैं? घात को ऊपर ले जाते हैं, dx और x के पावर -1, और इसका अवकलन क्या हो जाता है? -1, और x के पावर -1, तो ये कितना हो जाता है? -1 इंटू एक्स के पावर -2, तो ये हो जाता है -1/x², -1/x²। सही है, ये क्या आ जाता है? 1/x का अवकलन का फॉर्मूला। मतलब जो चिन्ह है ना वो तो माइनस का हो जाएगा, और ये नीचे एक घात बढ़ जाएगी, एक घात बढ़ जाएगी। जैसे मान लो ऐसा करना होता, 1 अपॉन x² का अवकलन करना होता तो क्या लिखता मैं? ये लिखता फिर -1/x³। क्या लिखता है? -1/x³। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं अवकलन के। ये तो सबसे स्टार्टिंग है, बेसिक है। ठीक है, कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमें अवकलन करना होता है किसका? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स का करना होता है अवकलन, साइन ए एक्स का। तो देखो अब यह सुनने का है, देखो अवकलन स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले फंक्शन का, फिर जो अंदर है उसका, और फिर उसके अंदर में चलेंगे। तो देखो साइन एक्स का अवकलन तो सीधे सीधे क्या होता है? कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स। क्लियर? ये होने के बाद में हम ए एक्स का अवकलन करेंगे। देखो ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? सिंपल ए हो जाएगा। ए का अवकलन क्या हो जाएगा? सिंपल ए हो जाएगा। और फिर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा ए कॉस ए एक्स। साइन ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? ए कॉस ए एक्स। इसी तरह मैं डी बाई डी एक्स लिखूँ, यदि मैं ई के पावर ए एक्स लिखूँ, इसका अवकलन करना होता तो कैसे करता? तो देखो ई के पावर ए एक्स का अवकलन तो ई के पावर ए एक्स ही आ जाता है। ए एक्स का अवकलन होता है ए, और एक्स का अवकलन कितना हो जाता है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? ई ए पर पावर ए एक्स। ठीक है, ये क्या आ जाता है? ई ए पर पावर ए एक्स और इंटू ए। इसी तरह मुझे करना होता, यदि मान लो मुझे ऐसा अवकलन करना होता डी बाई डी एक्स, साइन की बजाय मैं कॉस ले लेता हूँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा। साइन या सॉरी कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसका अवकलन करना होता, तो देखो कॉस का अवकलन तो वैसा का वैसा, साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, और अब अंदर वाले का करना है, जो फलन है, जो ये यहाँ पर है। तो ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? ए एक्स का अवकलन हो जाएगा ए, और बी अचर है, अकेला अचर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। तो a प्लस बी यानी कि a प्लस 0 यानी कि स्वयं a ही लिखा जाएगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा -a साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, यूँ तो अवकलन में और बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे, लेकिन हमें यही इतने फॉर्मूले रखेंगे तो हम लोग 11th क्लास में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और 12th क्लास में भी कुछ हद तक आगे बढ़ पाएंगे। अवकलन में एक गुणा और भाग वाला और फॉर्मूला है, वो भी हमें देखना होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लो इधर आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है y = x² + 4x² + 32। हमें इस x³ ले लेता हूँ यहाँ पर,
हमें इसका अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे? x के सापेक्ष करेंगे, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, बराबर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ पर dy बाई आएगा dx आएगा, x क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, और x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x और प्लस 32 अकेला है तो 0, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x। इस प्रकार से हमें अवकलन करने हैं। ओके, आई होप कि आपको अवकलन का जो इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अवकलन पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ 1-2 प्रश्न, और उसके बाद हम लोग समाकलन पर चलेंगे, और आप लोग पाएंगे कि समाकलन भी अवकलन से ही जुड़ा हुआ है। बिना अवकलन सीखे हुए आपको समाकलन नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।